आज जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनमें उनका नाम है इमाइल दुर्खिम साहब। इमाइल दुर्खिम साहब का जन्म 1858 और उनकी मृत्यु 1917 में हो गया। इमाइल दुर्खिम साहब जो हैं वह आधुनिक समाजशास्त्र विधा के संस्थापकों में से एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विषय एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में प्रस्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने समाजशास्त्र को जो है अग्रणी और आधुनिक समाजशास्त्र में प्रस्थापित करने में दुर्खिम साहब का महत्वपूर्ण भूमिका है। दुर्खिम साहब ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को न केवल स्पष्ट किया अपितु समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त विज्ञान के रूप में विकसित किया। यद्यपि अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और मार्क्स ने समाज के विषय में कई नए विचार रखे, किंतु दुर्खिम साहब ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैध अकादमिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसकी छवि को नखारा। इसलिए दुर्खिम साहब को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। इससे पूर्व फ्रांसीसी शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य स्थानों पर समाजशास्त्र नामक कोई विषय वस्तु नहीं था। यद्यपि इससे मिलते जुलते संबंधित विषय जैसे शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक दर्शनशास्त्र अवश्य पढ़ाए जाते थे। सन 1892 में सर्वप्रथम पेरिस विश्वविद्यालय ने दुर्खिम को समाजशास्त्र में शोध उपाधि PhD दी। इसके 6 वर्ष बाद वे प्रथम फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्हें समाजशास्त्र की पीठ चेयर पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ। दुर्खिम साहब का जन्म फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ था। यहूदी माता पिता की संतान थे। उनके पिता रब्बी यहूदियों के गुरु थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पेरिस के प्रख्यात शिक्षण संस्थान इकोल नॉर्मल सुपीरियर में हुई थी, जहां उन्होंने मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने यहाँ कुछ समय तक प्रांतीय स्कूल में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया। तत्परांत वे जर्मनी चले गए, जहाँ वे विलियम वुंड के वैज्ञानिक मनोविज्ञान और अगस्त कॉम्ट के समाजशास्त्र और स्वप्रत्यक्षवाद संबंधी विचारों के संपर्क में आए, जिसके आधार पर ही उन्होंने बाद में अपने समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। सन 1887 में वह पुनः पेरिस आ गए। यही उन्हें बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के व्याख्याता पद पर नियुक्ति मिल गई। यहाँ से वे सोरबोन कॉलेज चले गए। इसी अवधि में दुर्खिम साहब ने ले अन्य सोशियोलॉजिक नामक पत्रिका का फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशन किया, जो बाद में फ्रांस में समाजशास्त्र की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई। इस पत्रिका ने समाजशास्त्र विषय का प्रचार प्रसार करने और दुर्खिमवादी समाजशास्त्र के संप्रदाय के समाजशास्त्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी पत्रिका ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अकादमिक विज्ञान एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में फ्रांस में प्रतिष्ठित करने में मदद की। दुर्खिम आजीवन निरंतर इस पत्रिका में लिखते रहे जब तक अपेक्षाकृत 59 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि एक कुशल एवं प्रतिभाशाली अध्यापक और शोधकर्ता तथा तेजस्वी व्यावसायिक जीवन और ढेर सारी पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के बाद भी उनकी विद्वता को नहीं स्वीकारा गया और पूरे 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की नवनिर्मित पीठ चेयर पर आसीन होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया।
इस बारे में कुछ लोगों का मत है कि संभव है कि वे फ्रांसीसी बौद्धिक जीवन के साम्यवाद विरोध, एंटीसेमिटिज्म या नस्लवाद के शिकार हो गए हो, जिसके कारण इतनी देर से उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया गया। किंतु स्वयं दुर्खैम साहब ने एक अन्य मामले, यहूदी सेना के कप्तान ड्रेफुस को कोर्ट मार्शल की सज़ा के हवाले से फ्रांसीसी व्यक्तियों में नस्लवाद की भावना को होने का खंडन किया है। दुर्खैम साहब पर रूसो, सेंट साइमन और अगस्त कॉम्ट की फ्रांसीसी परंपरा का एक गहरा प्रभाव पड़ा है। सेंट साइमन और अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद पॉजिटिज्म के अनुसरण करते हुए दुर्खैम साहब ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने तथा उसके विशेष क्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। दुर्खैम साहब के मतानुसार समाजशास्त्र सोचने समझने का एक व्यवस्थित एवं विशिष्ट तरीका है। सोचने समझने का एक व्यवस्थित एवं विशिष्ट तरीका है। जो सामाजिक घटनाओं को व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तियों की समान विशेषताओं के रूप में परिभाषित किए जाने की समान प्रवृत्ति से भिन्न है। दुर्खैम साहब ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के पूर्व प्रचलित जैविकीय और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से नकारा और कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक तत्वों का अध्ययन है और सामाजिक तत्वों की व्याख्या अनसामाजिक तत्वों के संदर्भ में ही की जानी चाहिए। चूँकि ये तत्व व्यक्ति से परे होते हैं, अतः व्यक्तियों के बाद भी ये बने रहते हैं। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। प्रथा, जनरीतियाँ, कानून, समान शिष्टाचार के नियमाचार आदि सामाजिक तत्वों के ही कुछ उदाहरण हैं। दुर्खैम साहब ने अपने अल्प जीवन में काफ़ी लिखा है। इनकी कुछ पुस्तकें समाजशास्त्र की धरोहर बन गई है, जिनकी गणना समाजशास्त्र की क्लासिक गौरव ग्रंथों में की जाती है। उनकी अधिकांश प्रमुख पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद उनकी मृत्यु के उपरांत हुआ और उन्होंने यह उल्लेखनीय है कि आज भी उनकी अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों का प्रकाशन जारी है। अपने प्रथम ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में उन्होंने ब्रिटिश लेखक हर्बर्ट स्पेंसर के इस तर्क का खंडन किया है कि औद्योगिक समाजों की सामाजिक व्यवस्था को व्यक्तियों के निजी स्वार्थों के आधार पर निर्मित संविदात्मक समझौतों के द्वारा समझाया जा सकता है। दुर्खैम साहब के अनुसार स्वहितों की तुष्टि के लिए किए गए प्रयास सामाजिक अस्थिरता को बढ़ाते हैं, जैसा कि हमें आत्महत्या जैसे अनेक विचलन के रूपों में देखने को मिलता है। दुर्खैम साहब ने अपने तर्क की पुष्टि के लिए आदिम और आधुनिक समाजों की सामाजिक व्यवस्था में अंतर प्रदर्शित किया है। उन्होंने आदिम समाजों में पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था को यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडिटी और आधुनिक औद्योगिक समाजों की सामाजिक व्यवस्था को सामूहिक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडिटी का नाम दिया है। आदिम समाजों की आंतरिक एकजुटता, एकात्मकता, एकता, सामूहिक चेतना में निहित समान विश्वासों और मतैक्यता सर्वसम्मति पर आधारित होती है। ऐसे समाजों का प्रत्येक सदस्य यंत्रवत एक मशीन के पुर्जे की भांति अपने दायित्वों का निर्वाह करता चला जाता है। इस प्रकार के यांत्रिक एकता वाले समाजों में कानून का चरित्र दमनात्मक होता है। जैसे जैसे समाज औद्योगिकीकृत और नगरीकृत होते जाते हैं और जटिल बनते जाते हैं, वैसे वैसे बढ़ता हुआ श्रम विभाजन यांत्रिक एकजुटता और नैतिक सुदृढ़ता को नष्ट कर देता है। परिणामतः सामाजिक व्यवस्था समस्यात्मक बन जाती है। यह लिखते समय दुर्खैम साहब इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि
औद्योगिक समाजों में कई तनाव काम करते हैं और यह शक्ति उन्हें पूर्ण सामाजिक विघटन से रोकने का एक मुख्य कारक है। किंतु दुर्खैम साहब का विश्वास था कि सामूहिक एकजुटता के आधार पर एक नवीन प्रकार की व्यवस्था का विकास होगा। यह सामूहिक एकजुटता यांत्रिक एकजुटता के विपरीत भिन्नता पर आधारित होती है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा होते हुए भी उससे कानून के पालन की अपेक्षा की जाती है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। कानून का रूप ऐसे समाजों में क्षतिपूर्ति का होता है। यह नवीन व्यवस्था आधुनिक अर्थतंत्र के अंदर विभेदीकरण और विशेषीकरण से उत्पन्न आर्थिक संबंधों की पारस्परिकता की भावना द्वारा उत्पन्न नैतिक दबाव से निर्मित होती है। दुर्खैम साहब ने इस संदर्भ में अपराध और दंड की व्याख्या इन शब्दों में की है कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो सामूहिकता के अंतरात्मा चेतना की सुदृढ़ और सुस्पष्ट स्थितियों पर आघात करता है, और दंड उद्वेगात्मक संतुलन की पुनः प्राप्ति की आवश्यकता का परिणाम है। दुर्खैम साहब के इस मत की पुष्टि उनके कई लेखनों से की जा सकती है। उदाहरणार्थ, प्रथम युद्ध के दौरान लिखे गए उनके 2 लंबे लेख पैम्फलेट्स में कहा गया है कि युद्ध के सामुदायिक अनुभवों ने फ्रांस में एक नैतिक सर्वसम्मति और ऐसे सार्वजनिक उत्सवों में सहभागिता को जन्म दिया है जो बहुत कुछ रूप में धार्मिक त्योहारों से मिलती जुलती है। दुर्खैम साहब ने अपने धर्म के समाजशास्त्र में यह बात दोहराई है कि आधुनिक समाजों के समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालने हेतु किसी न किसी प्रकार की सामूहिक चेतना की आवश्यकता होगी। उनका यह विचार स्पष्ट रूप में सेंट साइमन साहब के नव ईसाइयत की धारणा पर आधारित प्रतीत होता है। किंतु आधुनिक समाजों में धार्मिक मूल्यों की सतत महत्ता के दुर्खैम साहब के विचार को पचाना थोड़ा कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस विचार को अपने जीवन के संध्या काल में समाज में श्रम विभाजन के विचार के साथ प्रस्तुत किया, जो सामाजिक मतैक्यता के निर्माण के लिए आर्थिक पारस्परिकता की महत्ता को रेखांकित करता है। दुर्खैम साहब के समाजशास्त्र में नैतिक मतैक्यता की धारणा के छाए रहने के बारे में काफ़ी विवाद रहा है। पार्सन्स ने कहा है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक तत्वों को देखने परखने का दुर्खैम साहब का प्रारंभिक सोच तब बिखर गया जब उन्होंने स्वैच्छिक क्रिया वानेस्टिक एक्शन के विचार को अपना लिया। दुर्खैम साहब के बारे में एक वैकल्पिक सोच यह भी है कि उनके समाजशास्त्र की केंद्रीय धारणा नैतिक और आदर्शात्मकवादिता का विचार है। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खैम साहब ने सन 1895 में समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के नाम से एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया गया है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यक्ति नहीं अपितु समाज है। यह सामाजिक तत्वों का अध्ययन करने वाला एक ऐसा विज्ञान है जो अमूर्त सिद्धांतों की अपेक्षा अवलोकन पर आधारित है। दुर्खैम साहब के अनुसार समाज की अपनी यथार्थताएं हैं जिन्हें व्यक्तियों के व्यवहारों और उद्देश्यों मात्र में बदला नहीं जा सकता। यही नहीं, व्यक्तियों का निर्माण उनके सामाजिक परिवेशों द्वारा होता है, उन्हीं से वे नियंत्रित और संचालित होते हैं। दुर्खैम साहब ने विस्तार से समाजशास्त्र के अध्ययन के नियमों और विधियों के साथ साथ सामाजिक तत्वों की प्रकृति, जो कि दुर्खैम के साहब के अनुसार समाजशास्त्र की मूल अध्ययन वस्तु है, का विश्लेषण इस पुस्तक में किया है। सामाजिक तत्वों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इन्हें मनोवैज्ञानिक तत्वों से अलग थलग किया है और इसके लिए उन्होंने सामाजिक तत्वों की 2 प्रमुख विशेषताओं बाध्यता एक्सक्लूसिविटी और बाध्यता कॉन्ट्रैक्ट का वर्णन विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा है कि इन तत्वों का अस्तित्व मानव व्यक्ति से परे बाहर होता है, जिन्हें भूल से जैविकीय मान लिया जाता है।
इन तत्वों की ज़िंदगी भी बड़ी लंबी होती है, जबकि व्यक्तियों की ज़िंदगी छोटी होती है। व्यक्ति की मृत्यु का इनके जीवन पर कोई असर नहीं होता। बाध्यता के अलावा इन तत्वों की एक अन्य विशेषता इनकी बाध्यता की प्रकृति है, अर्थात व्यक्ति पर इनका भयमूलक प्रभाव पड़ता है। इनके दबाव के कारण व्यक्ति साधारणतः इनकी अवहेलना या अवमानना नहीं कर पाता है। सामाजिक तत्वों को परिभाषित करते हुए दुर्खैम साहब ने लिखा है कि सामाजिक तत्व विचारने, अनुभव करने और व्यवहार करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व के परे होते हैं तथा जिनमें बाध्यता या दबाव की शक्ति होती है, जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। बाद की कृतियों में दुर्खैम साहब सामाजिक तत्व की इस परिभाषा से पीछे हट गए प्रतीत होते हैं और बाध्यता संबंधी अपने कठोर रुख को थोड़ा नरम करते हुए कहते हैं कि यद्यपि सामाजिक तत्व व्यक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र होते हैं, तथापि वे प्रभावी तभी होते हैं जब उनका आंतरीकरण कर लिया जाता है। अतः बाध्यता का तात्पर्य मात्र बाध्य नियंत्रण से ही नहीं है, अपितु यह व्यक्ति के लिए एक नैतिक दायित्व भी है कि वह समाज के नियम, आचारों और निषेधात्मक पालन करे। अति संक्षेप में दुर्खैम साहब ने अपनी इस पुस्तक में समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक तत्व, इनकी विशेषताओं, बाध्यता और इनके अध्ययन करने की वैज्ञानिक कार्य प्रणाली, अवलोकन, परीक्षण और तुलना पर प्रकाश डाला है। इस संबंध में उन्होंने ऐतिहासिक विधि का कोई महत्व नहीं दिया है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक में समाजशास्त्र के अध्ययन के जिन नियमों, विधियों, उपागमों का प्रतिपादन किया गया, उन्हें दुर्खैम साहब ने अपनी ही तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आत्महत्या, सुसाइड 1897 में प्रयोग कर दिखाया। आत्महत्या की व्याख्या करते हुए दुर्खैम साहब ने कहा है कि आत्महत्या जो ऊपरी तौर पर एक व्यक्तिगत तत्व और मानसिक कारकों का परिणाम नज़र आती है, उसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है। उन्होंने बताया कि बाद रूप में यह दिखाई देता है कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जाने की प्रक्रिया उसके व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम होती है, किंतु इस विचार से पूर्णतः असहमति प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि आत्महत्या की क्रिया व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा सामाजिक परिवेश के सामाजिक एकजुटता के विभिन्न स्वरूपों से प्रभावित होती है। इसी आधार पर उन्होंने 3 प्रमुख प्रकार की आत्महत्याओं यथा अहंगवादी, एनोमिक और परार्थवादी आत्महत्या का विभिन्न समाजों के विभिन्न समूहों में पाई गई आत्महत्याओं की सांख्यिकी के आधार पर विश्लेषण किया है। दुर्खैम साहब के अनुसार अहंगवादी, ईगोइस्टिक और मानक शून्यतावादी एनोमिक आत्महत्याएं सामान्यतः आधुनिक समाजों में देखने को मिलती है, जहां यांत्रिक एकजुटता, एकता की तरह सामूहिक चेतना को उत्पन्न करने वाले सामाजिक नियमाचारों और एकता के पारस्परिक स्वरूप विलुप्त हो गए हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों में कैथोलिक धर्मावलंबियों की अपेक्षा उनकी ऐसी व्यक्तिवादी धारणाओं के कारण आत्महत्या की दर अधिक होती है, जिनमें उनकी स्वयं की मुक्ति के लिए व्यक्तियों को ही उत्तरदायी माना जाता है। इसी प्रकार मानक शून्यतावादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति मानदंडों के आपसी संघर्ष या मानदंड विहीनता की स्थिति का अनुभव करते हैं। आत्महत्या के दोनों ही रूप तब उत्पन्न होते हैं जब पारंपरिक समाजों की विशिष्टता वाले व्यक्तिगत व्यवहारों पर सामाजिक प्रतिबंध, जनरीतियाँ, प्रथाएं अपनी शक्ति खो देते हैं। आदिमकालीन समाजों और आधुनिक समाजों के सैन्य बलों में जहाँ यांत्रिक एकजुटता काफ़ी सशक्त होती है, वहाँ समूह के हित के लिए परार्थवादी एल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या अधिक समान होती है। दुर्खैम साहब ने इन 3 प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त एक अन्य भागवादी आत्महत्या की भी चर्चा की है।
उनके अनुसार भागवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक सामाजिक नियंत्रण के कारण गुलाम लोगों में अधिक देखी गई है। वहीं दुर्खैम साहब का कहना है कि भागवादी आत्महत्या जो है वह गुलाम लोगों में अधिक देखी गई है। अतः आत्महत्या के उपरोक्त विश्लेषण से एक बात स्पष्ट है कि दुर्खैम साहब आत्महत्या को एक सामाजिक तत्व मानते हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं। अतः वे इसकी व्याख्या अन्य सामाजिक तत्वों के संदर्भ में किए जाने की बात कहते हैं। उन्होंने इसलिए कारणात्मक व्याख्या का प्रयोग करते हुए आत्महत्या प्रभाव को अंतर्निहित सामाजिक धाराओं कारण का परिणाम माना है। यह सही है कि ऑटिंकिंसन 1978 जैसे लोग ने दुर्खैम के आत्महत्या के विश्लेषण की भारी आलोचना की है। फिर भी समस्त आलोचना पर्यालोचना के उपरांत भी यह समाजशास्त्रीय साहित्य की एक शास्त्रीय पुस्तक है जिसमें सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या का प्रथम वस्तुपरक प्रयास किया गया है। दुर्खैम साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनोमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में किया है, जिसे बाद में अपनी पुस्तक आत्महत्या में पुनः विकसित किया है। आत्महत्या के विश्लेषण के द्वारा दुर्खैम साहब ने अप्रत्यक्ष रूप में अपराध के सामाजिक सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया है। दुर्खैम साहब ने धर्म के समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1922 लिखी। दुर्खैम साहब की नैतिकता और नैतिक सत्ता के प्रति आजीवन रुचि, जो उनके शोध उपाधि प्रबंध समाज में श्रम विभाजन में यांत्रिक और सामूहिक एकजुटता के विपरीत विश्लेषण से भी प्रकट होती है, उनके धर्म संबंधी लेखनों में पूर्णतः मुखर होकर उभरी है। उन्होंने अपनी उपर्युक्त पुस्तक में आदिवासीय धर्मों के अपने विश्लेषण में सामाजिक चेतना, सामाजिक प्रतिनिधान और पवित्रता अपवित्रता के माध्यम से धर्म के समाजशास्त्र पर प्रकाश डाला है। दुर्खैम साहब के अनुसार पवित्र वस्तुएं समुदाय और समाज के एकत्व भाव को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करती है। धार्मिक संस्कृति सामूहिक मूल्यों द्वारा निर्मित हुआ करती है, जिसमें समाज की एकता और व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। धार्मिक उत्सव त्योहारों के अवसर पर सामाजिक मूल्यों को जागृत करने के साधन है, जो व्यक्तियों में समुदाय के प्रति एकत्व, एकता एवं निष्ठा के भाव को सशक्त करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों द्वारा मूलभूत सांस्कृतिक मूल्यों और स्वयं समाज की प्रतिभा में विश्वास उत्पन्न कर सामाजिक जुड़ाव के भाव कोयन में वृद्धि की जाती है। इस तथ्य की स्पष्ट रूप में आदिवासी समाजों में देखा जा सकता है, किंतु दुर्खैम साहब के मतानुसार आधुनिक सामूहिक समाजों में इस प्रकार की पवित्र वस्तुओं और सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों को देखा जाना कठिन है। दुर्खैम साहब का पवित्र अपवित्र प्रदूषित का द्विभाजन लौकिकरण सेकुलराइजेशन धारणा का एक प्रमुख विकल्प कहा जा सकता है। संस्कृति की संरचना के पवित्रता अपवित्रता के उनके द्विभाजन ने परिवर्ती संरचनावाद के विकास को प्रभावित किया है। इस प्रकार धार्मिक विश्वासों दुर्खैम के अनुसार समाज की नींव बनाए रखने महत्वपूर्ण। संक्षेप में दुर्खैम ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग्य एक तत्व के रूप में की है। यह व्याख्या एक अति प्राकृतिक सत्ता टाइलर के अनुसार के रूप में ईश्वर का उल्लेख किए जाने से भिन्न है। एक अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास की धारणा के अनुसार ईश्वर ने ही मानवता और विश्व की सृष्टि की है जिसमें हम रहते हैं। इसके विपरीत दुर्खैम साहब की व्याख्या इस तथ्य पर बल देती है कि यह मानव प्राणी ही है जिसने ईश्वर की सृष्टि अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने में की है। यही नहीं, यह मानव ही है जिसने ईश्वर जैसी सत्ता के अस्तित्व में विश्वास पैदा किया है। ईश्वर वस्तुतः समाज का ही छद्मवेश है। सामूहिक रूप में व्यक्तिगत समाज की ही पूजा करते हैं। समाज ही वास्तविक देवता है। अतः
दुर्खैम साहब के अनुसार धर्म एक सामाजिक घटना है। यह एक सामाजिक तत्व है, न कि मानसिक या आध्यात्मिक तत्व, जैसा कि सामान्यतः इसके विषय में माना जाता है। दुर्खैम साहब के आलोचकों ने कहा है कि यह सिद्धांत धार्मिकता से अनुपयुक्त अंतःक्रिया की विवेचना करने में असफल है, जो समय समय पर हमारी आनुभविक सीमाओं से परे चले जाती है तथा मानव प्राणियों के स्वयं के नैतिक संबंधों को स्वीकार करती है। द्वितीय, यह सिद्धांत भविष्य सूचक मनोभावों और पैगंबर के भावों के नैतिक आधार का विवेचन करने में भी असफल है। यह सिद्धांत एक गतिहीन बंद समाज के लिए ही उपयुक्त है। उनकी एक अन्य पुस्तक आदिम वर्गीकरण 1903, जो उन्होंने मार्शल मार्क्स के साथ लिखी, बताया कि मानवीय विचारना की आधारभूत कोटियाँ जैसे अंक, समय और स्थान आदि सामाजिक संगठन के स्वरूपों के आधार पर निर्मित होती है। अपने राजनीतिक लेखनों में जो अधिक नहीं है, दुर्खैम साहब ने उन व्यक्तियों द्वारा समाज को होने वाले खतरों के प्रति अपनी पीड़ा प्रकट की है, जो यह सोचते हैं कि सामाजिक मानदंड उनके लिए सार्थक नहीं है और वे शून्यता की स्थिति में हैं। उन्होंने कामगार वर्ग के समाजवाद के प्रति आकर्षण को निजी संपत्ति की समाप्ति के प्रति उनकी अभिलाषा मानने की अपेक्षा पारस्परिक सामाजिक बंधनों और मूल्यों के टूटन के विरोध में अपनी असहमति जताई है। उन्होंने सशक्त और एकजुट सामाजिक समुदायों के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में गिल्ड समाजवाद की स्थापना का सुझाव दिया है। दुर्खैम साहब को समाजशास्त्र में प्रकाशवादी परिप्रेक्ष्य फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य की आधारशिला दुर्खैम के समाज के बारे में इस सोच विचार से प्रारंभ होती है कि वह क्या चीज़ है जो सामाजिक व्यवस्था को बांधे रखती है और किस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाओं का संगठन और कार्य संचालन संपूर्ण व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के परिणाम उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में उन्होंने अनेक पूर्ववर्ती तथा उनके समय में प्रचलित उपयोगितावादी इस तर्क का खंडन किया है कि समाजों को व्यक्तियों द्वारा अपने विवेक सम्मत स्वहितों की पूर्ति किए जाने मात्र से बांधे रखा जा सकता है। उपयोगितावादियों के इन विचारों का दुर्खैम साहब ने अपने गौरव ग्रंथ आत्महत्या में व्यवस्थित रूप में संकलित किए गए आंकड़ों और उनके विश्लेषण द्वारा व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक संरचना के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कई परिकल्पनाओं के परीक्षण द्वारा सिद्ध किया है। दुर्खैम साहब की कृतियों को ब्रितानी सामाजिक विचारधारा में उपयोगितावादी परंपरा का विरोधी माना जाता है, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार सामाजिक घटनाओं की व्याख्या व्यक्तियों की क्रियाओं और उनके उद्देश्यों के आधार पर की जाती है। इसके विपरीत दुर्खैम साहब ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में सामूहिकतावादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। उन्होंने व्यक्तिपरक उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अस्वीकारते हुए यह कहा है कि यह दृष्टिकोण ऐसे आधार को प्रस्तुत नहीं करता जिस पर सुदृढ़ समाज की रचना की जा सकती है। दुर्खैम साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक प्रकाश की अवधारणा का प्रयोग एक सुस्पष्ट सिद्धांत के रूप में किया है। यद्यपि इनके पहले प्रकाश की अवधारणा का विशेषता हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों में प्रयोग हुआ है। अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम 1895 में इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि घटनाओं को एक स्वतंत्र इकाई के संदर्भ में देखे जाने की अपेक्षा उन्हें किसी कार्य प्रणाली के अंतर संबंधित भागों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दुर्खैम साहब ने घटना को उत्पन्न करने वाले कारणों और उसके प्रकारों में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब कभी हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तब हमें उस घटना के उत्पन्न करने वाले कारणों और उक्त घटना द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रकारों को पृथक रूप में खोजने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में दुर्खैम साहब ने लक्ष्य और उद्देश्य के स्थान पर प्रकाश के विचार को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक घटनाओं का अस्तित्व उनके द्वारा उत्पन्न परिणामों के कारण नहीं होता है। हमें इसे सामाजिक समन्वय, समाज की समान ज़रूरतों
और सामाजिक घटना के बीच संबंधों में खोजना चाहिए। दुर्खैम साहब ने सामाजिक प्रकार संबंधी अपने इस विचार को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक प्रथाओं, कर्मकांडों, उत्सवों, मेलों और यहाँ तक कि अपराध के प्रकारों को भी इंगित किया है। दुर्खैम साहब की विरासत विशाल है, जो आज भी सामाजिक जीवन की मूलभूत प्रकृति के बारे में समाजशास्त्रीय सोच को प्रभावित कर रही है। उनकी सभी कृतियों के सूक्ष्म अवलोकन से उनकी दूरदर्शिता का अनुमान लगाया जा सकता है कि उभरते हुए औद्योगिक समाज की समस्याओं, विशेषतः उसके सामाजिक और नैतिक आधार के बारे में कितने चिंतित थे। आज भी कई समीक्षक निरंतर उनकी कृतियों की समीक्षा वामपंथ और दक्षिणपंथ के राजनीतिक चश्मे के शीशे से करते हैं, किंतु शिक्षा संबंधी उनके लेखनों में अवसर की समानता के सिद्धांत के प्रति उनके योगदान के कारण उन पर लगे रूढ़िवादी चिंतक होने का लेबल कभी का हटा दिया गया है। स्टीवन लुक्स की कुछ वर्षों पूर्व उन पर लिखी गई एक मानक पुस्तक एमिल दुर्खैम हिज लाइफ एंड वर्क्स 1973 पुस्तक में उन सभी मुख्य अवधारणाओं, द्विभाजनों तथा तर्कों पर प्रकाश डाला गया है जो दुर्खैमवादी की विरासत के नाम से जानी जाती है। सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान और सामाजिक तत्व जैसे कुछ ऐसी दुर्खैम की अवधारणाएं हैं जो समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों, मनोविज्ञान से अलग कर इस विज्ञान को विशिष्टता प्रदान करती है। ये अवधारणाएं समाजशास्त्रीय व्याख्या के प्रमुख औजार हैं। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र की एक प्रमुख समस्या अर्थात व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने की रही है। व्यक्ति बनाम समाज विवाद पर दुर्खैम साहब ने काफ़ी लिखा है और इस विवाद में उन्होंने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार व्यक्ति समाज के रचनाकार होने की अपेक्षा उसकी उपज अधिक है। यद्यपि व्यक्तियों के द्वारा ही समाज बनता है, व्यक्ति समाज के अंग होते हैं, किंतु समाज के रूप में जिस सत्ता का निर्माण होता है वह व्यक्ति से परे हैं, व्यक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र है। व्यक्तियों के द्वारा जिस संगठन, समूह, समुदाय, समिति, समाज की रचना होती है उसकी अपनी विशिष्टताएं होती है, अपनी सच्चाई होती है, जिसे उस स्तर के सामाजिक तत्वों से ही स्पष्ट किया जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है। समाज को अधिक महत्व दिए जाने की अपनी मूल धारणा के कारण ही दुर्खैम साहब ने व्यक्तियों की विशेषताओं के अध्ययन की अपेक्षा समूहों और सामूहिक संरचनाओं की विशेषताओं के अध्ययन पर अधिक जोर दिया है। उदाहरणतः धर्म के अध्ययन में उन्होंने धार्मिक विश्वासों के अनुसरणकर्ताओं के व्यक्तिगत लक्षणों पर ध्यान देने के स्थान पर धार्मिक समूहों में एकता की कमी, अभाव को जानने की कोशिश की है। यही बात दुर्खैम साहब के आत्महत्या के विश्लेषण पर चरितार्थ होती है। उन्होंने आत्महत्या की व्यक्तिगत क्रिया को महत्व न देकर आत्महत्या की दर को जानने पर बल दिया है, जो उनके अनुसार एक सामाजिक तत्व है। दुर्खैम साहब का पद्धति विज्ञानीय व्यक्तिवाद के प्रति घोर विरोध ने ही उन्हें समष्टिवाद की ओर धकेल दिया, जिसके कारण वे कभी कभी समाज को ही मूर्त रूप में देखने लगते हैं। यह आरोप बाद के प्रकाशवादियों पर भी लगाया गया है, जिन्होंने दुर्खैम साहब की भांति ही समाज को एक समष्टि के रूप में देखा है। दूसरे द्विभाजन का विकास भी व्यक्ति और समाज के मूल जोड़े से ही हुआ है, जैसे पवित्र अपवित्र, प्रदूषित का अंतर। पवित्रता का विचार सामूहिकता से उत्पन्न होता है और अपवित्रता, प्रदूषितता का विचार व्यक्तिगत और निजी जीवन की अभिव्यक्त करता है। पवित्रता नैतिकता को इंगित करती है तो अपवित्रता विषयासक्तता को। दुर्खैम साहब ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया है जिसकी स्वयं की अपनी विषय वस्तु हो, अपना पद्धति विज्ञान हो तथा अपने व्याख्यात्मक मॉडल्स हो। अपने इस प्रयास में उन्होंने अगस्त कॉम्ट और सेंट साइमन के विचारों से निरंतरता बनाए रखी है। चूँकि दुर्खैम साहब ने प्रारंभ से ही समाज में नैतिकता बनाए रखने की बात अपने सभी लेखनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में की है,
अतः उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के प्रयासों के साथ साथ समाज में नैतिकता बनाए रखने अपनी सभी लेखन अतः उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाए रखने का प्रयास सामाजिक अभियांत्रिक सोशल इंजीनियरिंग के विचार को भी प्रश्रय दिया है। उनका विचार था कि जब सामाजिक विकास द्वारा समाज में सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाई रखे जा सके तब समाजशास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और समाजशास्त्र यह कार्य करने में पूर्ण सक्षम है। दुर्खैम साहब ने कार्ल मार्क्स सहित सभी निकट के समकालीन विचारक लेखकों को पढ़ा है और उन्हें जहाँ तहाँ आत्मसात भी किया है और संभवतः यही तथ्य इसकी पुष्टि करता है कि उन्हें आदर्शवादी यथार्थवादी प्रत्यक्षवादी और उद्विकासवादी होने के कई रूपों में चित्रित किया गया है। आजकल उन्हें संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म सामाजिक भाषावाद सोशलिस्टिक और उत्तर आधुनिकतावाद का भी अग्रणी विचारक माने जाने लगा है क्योंकि कुछ शोधार्थियों ने उनके लेखनों में ऐसे विचारों और मनोभावों की अभिव्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि दुर्खैम साहब ने अपनी रचनाओं में विज्ञानवाद प्रत्यक्षवाद और समूहवाद का अच्छा समन्वय किया है। साथ ही उन्होंने अनेक अनुभवपरक सामाजिक समस्याओं के अन्वेषण और विश्लेषण की योजना भी प्रस्तुत की है। अपनी विज्ञानवादी प्रत्ययशास्त्रीय अंतर्दृष्टि का अनुगमन करते हुए उन्होंने एक और समाजशास्त्र को दर्शनशास्त्र से अलग किया तो दूसरी ओर उन्होंने इसे मनोविज्ञान के शिकंजे से मुक्त किया। यही नहीं, उन्होंने अपने समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्टे के 3 अवस्थाओं के नियम तथा एक पृथक समाज के निर्माता के रूप में अगस्त कॉम्टे की मानवता की अवधारणा के प्रति भी अपनी असहमति प्रकट की है। इस फ्रांसीसी पर्यायजीवी महामानव की मृत्यु 15 नवंबर 1917 में हुई, किंतु यह आश्चर्य है कि उनकी मृत्यु के 20 वर्षों तक अर्थात जब टॉलकट पार्सन्स की पुस्तक सामाजिक क्रिया की संरचना द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन का 1937 का प्रकाशन हुआ, तभी से अमेरिकी समाजशास्त्र पर उनकी कृतियों का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाने लगा। प्रमुख कृतियाँ जो उनकी है उनमें पहला नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो 1893 ईस्वी में आया, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो 1895 में आया, सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी जो 1897, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ जो 1912 में आया, ऑन इंस्टीट्यूशन एनालिसिस जो 1978 में आया, प्रीमिटिव क्लासिफिकेशन हुई तमोस जो 1903 में आया। तो यह समाजशास्त्र के अंतर्गत इमानुएल दुर्खैम जो थिंकर है उनका वर्णन किया गया है और उनकी प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। दुर्खैम साहब ने अपने जीवन काल में जो कृति जो उनका वक्तव्य है वो अपने इसमें जो कृति है उनका उल्लेख किया गया है। जय समाजशास्त्र जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी जय सोशियोलॉजी। और यह सभी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक थिंकर का जो योगदान समाज के अंदर है उनके बिना समाजशास्त्र अधूरा है और सामाजिक थिंकर के आधार पर ही समाजशास्त्र पुस्तक तैयार किया जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक थिंकर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उनकी कृति का उल्लेख उनकी पुस्तकों का जो है उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जय समाजशास्त्र जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी जय सोशियोलॉजी।